चलिए अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। हमारे पास क्या है, 2SO2 गैसियस ले लेते हैं प्लस O2 गैसियस गिविंग 2SO3 गैसियस। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4 2 6 बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर बैलेंस है। नाउ ये बैलेंस रिएक्शन है, आपको बोला गया कि SO2, लिख लो इस क्वेश्चन को, SO2 के घटने की दर, SO2 के घटने की दर आपको दिए 6.4 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम पर मिनट। तो SO2 के घटने की दर आपको दी हुई है। SO3 के बनने की दर या अभिक्रिया की दर भी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे, ज्ञात कीजिए SO3 के बनने की दर। याद करो, अगर मोल में हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते थे, हम क्वेश्चन क्या करते थे, हमारे पास मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन ली, लेट्स से CO बना, ठीक है, तो यह हाफ बैलेंस कर देते हैं। तो हमसे बोला गया इसका अगर मान लो 24 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम लगेगा। तो हम यहाँ पे जब भी स्टोइशियोमेट्री या रस समीकरण मिति की बात करते हैं तो रस समीकरण मिति हमें क्या बताती है, रस समीकरण मिति हमें बताती है कि अगर इसका एक मॉलिक्यूल होगा, एक अणु होगा तो इसका आधा अणु लेंगे, या इसके एक मोल लेंगे तो इसके कितने लेंगे, आधे मोल अणु लेंगे। यदि इसका 1 दर्जन लेंगे तो इसका कितना लेंगे, आधा दर्जन। हम ये नहीं कह सकते थे कि 1 ग्राम ये ले लो, आधा ग्राम ये ले लो, 1 ग्राम ये बन जाएगा, ये वजन पे नहीं बताता। ये रस समीकरण मिति हमें किसको बताती है, ये रस समीकरण मिति हमें केवल संख्या के बारे में बताती है। बात क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब ये 24 ग्राम है तो इसका वजन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसके मोल निकालेंगे, वजन से सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। 24/12 तो मोल आ गए, मोल कितने आए, 2 मोल आ गए। तो इसके मोल से इसके मोल निकाले जा सकते हैं क्योंकि रस समीकरण मिति मोल को ही बताती है। यदि इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल होंगे, आधे। यदि इसका 2 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे, 1 है तो आधा, 2 है तो 2 का आधा 1, तो इसका 1 मोल आ गया। इसके 1 मोल से अब इसका वजन निकालना है। वजन, मोल से वजन निकालने का क्या फॉर्मूला है, हम अच्छे से जानते हैं, N बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, N इंटू मोलर द्रव्यमान। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है ऑक्सीजन के। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, 32, तो हमारे पास कितना आएगा, 32 ग्राम, ठीक है। ऐसा कैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, SO2 प्लस 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। अगर हमारे पास इसका वजन है तो इसका अगर मुझे मोल निकालना है या वजन में निकालना है तो सबसे पहले क्या करें, इसके वजन को किससे भाग दे दें, मोलर मास से। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि N बराबर नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए वजन को मोलर मास से भाग दे देंगे। अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में लिख लें पहले, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 यानी 6.4 ग्राम बटे मोलर मास 64, तो ये किस में आ गया, मोल पर मिनट। सबसे पहले मैंने किलोग्राम को ग्राम में किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर -3 हट गया तो 6.4 आया। 6.4 बटे 64 तो हमारे पास कितना आ गया, 0.1 मोल पर मिनट आ गया। 0.1 मोल पर मिनट से इसके मोल निकाले जरा, इसके मोल कितने आएंगे, इसका 2 मोल है तो इसका भी 2 मोल होगा, तो इसके जितने मोल है उतने ही मोल इसके होंगे। तो 0.1 मोल प्रति मिनट हमारे पास इसकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा या इतना बनेगा। अगर मुझे मोल पर मिनट को वजन में निकालना है द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान में N इंटू मोलर मास, तो हमारे पास मोल कितने हैं, 0.1, तो 0.1 मोल है। मोलर द्रव्यमान SO3 का कितना है, 32 64, ठीक है, नहीं 48 और 32 80, तो ये हमारे पास आ गया 8 ग्राम
पर मिनट। अब ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करें, बटे 1000 कर दें, यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, तो हम कभी भी अगर इसका हमें दर दिया है किसमें, वजन में, तो वजन को पहले मोल में बदलेंगे, मोल से मोल में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद वजन में लाएंगे। तो कोटि ज्ञात करने के हमारे पास तरीके हैं, कोटि ज्ञात करने के तरीके। ठीक है, पहला है सांद्रता की इंफॉर्मेशन से हमें कोटि निकालनी है। तो सांद्रता की इंफॉर्मेशन से कोटि कैसे निकलेगी, हमारे पास प्रश्न दिया है, प्रश्न लिख ले, मैं हिंदी कर देता हूं। किसी अभिक्रिया के लिए यदि A की सांद्रता दुगुनी की जाएगी जबकि B की सांद्रता नियत रखी जाएगी तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाएगी। वापस से बोल रहा हूं, यदि A की सांद्रता दुगुनी करते हैं और B की सांद्रता को सेम रखते हैं, वही रखते हैं, B की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है शुरुआती दर की। ऐसा कैसा, इसने B के लिए बोला है, यदि B की सांद्रता दुगनी करते हैं तो दर हमारे पास समान रहती है, तो हमें कोटि निकालना है इसके लिए। तो कोटि निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, किसी भी प्रश्न में हमें कोटि निकालना है, तो कोटि निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले R का फॉर्मूला लगा रहे हैं, R शुरुआती बराबर K A की घात X, हमें नहीं पता कोटि क्या है, B की घात Y, R फाइनल बराबर क्या लिख देंगे, K। जब उसने कहा, पहले तो अभी इनिशियली ऐसे लिख देते हैं, अब उसने क्या कहा, अगर मैं A की सांद्रता दुगनी करता हूं, 4 इनिशियल, A की सांद्रता मैंने दुगनी कर दी है, देखना जरा, ये भी के लिए आएगा, ठीक है, और B की सांद्रता की घात Y, B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या क्या हमें बोला गया, यदि मैं A की सांद्रता को दुगना करता हूं B की सांद्रता समान रखते हुए, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है, 4 गुना शुरुआती की। तो हमें सबसे पहले x तो मिल गया, x कैसे आएगा देखना, तो हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, तो हमारे पास x कितना होगा, देयरफॉर हमारे पास x होगा 2, x विल बी व्हाट 2, x 2 के बराबर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रश्न को समझ में आया नहीं आया, तो x हमारे पास 2 होगा, तो x की वैल्यू 2, यानी a के सापेक्ष कोटि हमें आ गई, b के सापेक्ष निकालनी है। b के लिए क्या बोला कि अगर हम अभिक्रिया की दर दुगनी करते हैं, इस फॉर्मूले में r इनिशियल वैसा ही है, r फाइनल भी सेम है, तब भी दर समान रहती है, दर मैंने समान कर दी, k a की घात हमारे पास कितना है, a की घात आ चुकी है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, k b की सांद्रता दुगनी कर दी। अब b की सांद्रता दुगनी कर दी और हमारे पास दर क्या है, सेम, तो हमारे पास इसको सबको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर y। अब हमें किसी को भी 1 के बराबर करना हो तो 2 की पावर 0, तो y अगर 0 होगा, किसी की भी घात 0 होगी, तो क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा, सॉरी y का मान हो जाएगा 0, और LHS बराबर RHS हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर 1। क्लियर है, तो हमारे पास a के सापेक्ष कोटि आ गई 2, b के सापेक्ष कोटि आ गई 0, यानी हमारे पास पूरी कोटि, अगर इस अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो कितनी आ गई, 2। क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लिख लो, यदि निम्न अभिक्रिया के लिए A प्लस B दोनों गैसियस है, 3C मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, यदि निम्न अभिक्रिया के लिए यदि A की सांद्रता दुगनी करते हैं तो अभिक्रिया की दर आधी रह जाती है, अभिक्रिया की दर आधी रह जाती है, एवं यदि B की सांद्रता दुगनी करते हैं तो
तो अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है। यदि B की सांद्रता दुगनी करते हैं तो अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात? हमारे पास R इनिशियल बराबर के A की पावर x B की पावर y, ठीक है। R फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? K A की पावर x B की पावर y। तो हमारे पास A के लिए क्या कहानी है? अगर हमने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन ने क्या बोला? हमारे पास एक ही सांद्रता, सबसे पहले एक ही सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर आधी रह जाती है शुरुआती की, ठीक है। तो हमारे पास k कैंसिल हो जाएगा, k तो कैंसिल हो जाएगा, a की घात यहाँ पे x लिख देंगे, b की घात यहाँ y लिख देंगे बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। a की सांद्रता दुगनी कर दी है और b की सांद्रता में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो हमारे पास क्या आएगा 2 बराबर 1 बटा 2 की घात x। अब ये दोनों कब बराबर होंगे? ये दोनों जब बराबर होंगे जब x बराबर -1 होगा। अगर x बराबर -1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की घात -1, 2 की घात -1 ऊपर आ जाएगा 2 की घात +1, यानी x बराबर -1 आ गया। ऐसा का ऐसा हम b के लिए अगर करेंगे तो अभिक्रिया की दर कितने हो गई 8 गुना। तो शुरुआत में इनिशियल में R इनिशियल 8 गुना कर दी, ठीक है। A को सेम रखा, B की सांद्रता दुगनी कर दी, तो हमारे पास क्या आया? ये तो आ गया 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 की घात y। तो y कितना हो जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो मैं अगर 1/8 बराबर 1/2 की घात 3 रखूंगा तो मेरे पास 1/8 बराबर 1/8 आ जाएगा, हाँ या ना? तो कोटि इसके a के सापेक्ष कोटि हो गई -1, b के सापेक्ष कोटि हो गई 3, तो हमारे पास दोनों के सापेक्ष कोटि आ गई। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप करके। नाउ अब हमारे पास ये कहानी पूरी हुई। अब दूसरा इसका सेकंड पार्ट। तो पहले हमें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन कराया हूं इस तरह के क्वेश्चन नीट में रेगुलरली हर 2-3 साल में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो भाई हमारे पास ये तो कहानी हो गई। अब सेकंड मेथड है यूनिट ऑफ के से, यूजिंग यूनिट ऑफ के की मात्रक से। तो के की मात्रक से हम कैसे निकाल सकते हैं कोटि? के की मात्रक से निकालना है, देखना। मान लो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं वापस से, मान लो हमारे पास ए से उत्पाद बन रहा है, ए से उत्पाद बन रहा है, यह अभिक्रिया है। अगर मैं दर लिखूंगा तो r बराबर के की घात x, हमें नहीं पता तो हम x मान लेते हैं कोटि, ठीक है। तो दर का मैंने नियम लिख दिया, इसे कहते हैं अभिक्रिया दर नियम। अभिक्रिया दर नियम में k क्या आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा r बटा a की घात x आ जाएगा, आ जाएगा। नाउ अब मैं मात्रक निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पे टेबल बना देता हूं। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर कोटि और यहां लिख देते हैं यूनिट ऑफ के। मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो R की मात्रक होती है मोलरता प्रति सेकंड और यहां की मात्रक है मोलरता की घात x, ठीक है। अगर मैंने यहां पे मात्रक शून्य रखी तो हमारे पास देखना क्या आ रहा है, 0th ऑर्डर के लिए हमारे पास k की मात्रक क्या आ जाएगी? मोलरता प्रति सेकंड तो ऊपर और नीचे मोलरता की घात शून्य। किसी की भी घात शून्य का मतलब क्या होता है? 1। तो क्या आ गया? k की मात्रा का आ गई मोलरता प्रति सेकंड। इसे कई बार मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरता होती मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड भी के कह सकते हैं, ठीक है। ये शून्य कोटि के लिए आ गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आएगा जरा देखते हैं। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
के बराबर मोलरता प्रति सेकंड बटे मोलरता की घात x। x की वैल्यू 1 रख दी तो मोलरता से मोलरता कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मोलरता से मोलरता, तो k की मात्रक आएगी सेकंड इनवर्स। क्या आ जाएगी? k की मात्रक सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स अगर मिनट में है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? सेकंड ऑर्डर यानी हम यहां पे लिखेंगे k बराबर मोलरता प्रति सेकंड अपॉन मोलरता की घात 2, तो हमारे पास एक कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा? मोलरता इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी m इनवर्स सेकंड इनवर्स। nth ऑर्डर के लिए निकालना चाहे की तो ये x की जगह n रख दो, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। तो nth कोटि के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? nth कोटि के लिए आ जाएगा मोलरता की घात 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास nth कोटि की ऑर्डर आ। तो अब क्या होता है क्वेश्चन में कई बार समझ में नहीं आता कि सर किस कोटि की अभिक्रिया है। k की मात्रक देखते पहचान में आ जाएगा, k की मात्रक अगर सेकंड इनवर्स में दी है पहचान में आ जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हमें ध्यान रखना, ठीक है, हमें ये याद रखना है कि किस कोटि की अभिक्रिया को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अलग अलग कोटि के लिए k की अलग अलग मात्रक हमने लिखी। नाउ अगला इसमें टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट थर्ड। पहले तो हमने इंफॉर्मेशन से निकाल दिया, फिर k की मात्रक से निकाल दिया। अब तीसरा, यूजिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? आपको एक टेबल मिलेगी और ये बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड में भी जनरली इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास कहानी क्या है? शुरुआती सांद्रता द्वारा। तो इसके क्वेश्चन को कैसे लेंगे? क्वेश्चन में हमारे पास आएगा, मान लो हमें दे दिया लेट्स से या 2a गैसियस प्लस b गैसियस और उत्पाद दे दिया 3c गैसियस। ठीक है, अब हमसे बोला है, ध्यान से सुनना, हमसे बोला है कि हमारे पास टेबल में A की सांद्रता दे दी है, B की सांद्रता दे दी है, अभिक्रिया की कई बार दर दे देता है। एक तो ऐसे बोल सकता है अभिक्रिया की दर, और कई बार क्या बोल देता है? -1/3 dc/dt। अच्छा, -1/3 dc/dt है क्या? दर ही तो है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। दर को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ऐसे लिखते हैं, तो चाहे दर में दे दे चाहे इस फॉर्म में दे दे, है तो आ रही। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में दिया है। अब ये डेटा आपको दे देगा। डेटा क्या देगा? मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने कहा पहले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास A की सांद्रता 0.1 है, B की सांद्रता 0.1 है, तो दर है 2 × 10⁻³ मोलरता प्रति सेकंड। ठीक, अगर हमने A की सांद्रता को दुगना कर दिया, B की सांद्रता को इतना किया, तो मान लो इसका हमारे पास आया 8 × 10⁻³ मोलरता प्रति सेकंड। ये सब क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, अगर ये 0.1 दिया है क्वेश्चन में, मान लो ये दिया हुआ है, और ये आपके पास है 2 × 10⁻³ मोलरता प्रति सेकंड। ये हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आप ट्राई करो, पॉज करो कैमरा को और सॉल्व करो। तो इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया दर नियम लिख लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा K A की घात x B की घात y। हमें x और y निकालना है। तो कोटि निकालने का तरीका है तीसरा। तो कोटि निकालने के तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, देखना भाई, साथ में नोट्स भी बनाने हैं सब बच्चे को, साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी फायदे में रहोगे।
तो हमारे पास r बराबर k a की पावर x b की पावर y है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेटा। तो 1 का डेटा क्या दिया है, 2 × 10⁻³ 2 का डेटा हमारे पास कितना दिया है, 8 × 10⁻³ ठीक है। ए की सांद्रता कितनी है, 0.1 की पावर x, बी की सांद्रता कितनी है, 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय k। यहाँ पे सांद्रता कितनी है, 0.2 की सांद्रता x, यहाँ पे कितनी दी है, 0.1 की सांद्रता y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 4 जा 8, ये तो बचेगा 4 ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 की पावर x, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, देयरफॉर x 2 रखूंगा तभी तो 2 दूनी 4, 4 के बराबर आएगा, यानी x आ गया। ऐसा का ऐसा y अब आप खुद करें, करो इसे, ट्राई करो खुद से, ठीक है, खुद से ट्राई करो। खुद करोगे जब भी समझ में आता है कि आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को डिवाइड कर देता हूं। 1 और 3 क्यों लिया, 2 और 3 क्यों नहीं लिया, 2 और 3 से भी आंसर आ जाता है इस वाले में, पर दो डेटा चेंज हो रहे थे, दिक्कत होती बहुत सारा डेटा चेंज है। तो 1 और 3 में 1 तो कट जाएगा, 0.1 कट जाएगा, 0.1 और 0.2 बचेगा। तो हमारे पास डायरेक्ट डेटा रखेंगे, r का वैल्यू सबसे पहले r 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ ये लो, r तो कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो जाएगा, k इंटू a कितना है 0.1 की पावर x, b कितना है 0.1 की पावर y। ये क्वेश्चन ने दिया है सब डेटा, ये सारा डेटा क्वेश्चन का है। k a की सांद्रता अभी भी 0.1 है, b की सांद्रता दुगनी कर दी है, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 की घात कितनी आ जाएगी y। देयरफॉर अब y, अब किसी को भी 1 के बराबर करना हो, आज ही हमने क्वेश्चन किया, किसी को भी 1 के बराबर करना हो उसकी घात क्या कर दो, 0। तो देयरफॉर y मस्ट बी 0, क्योंकि अगर मैंने इसकी घात 0 लिख दी है तभी LHS बराबर RHS आएगा। तो y बराबर 0, x बराबर 2, कोटि आ गई ओवरऑल 2। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, जो ही नहीं है 2 इस वजह से आया है, कैसे भी आ सकता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आ गया, शुरुआती सांद्रता से आ गया। नेक्स्ट अगला मेथड लेते हैं, अगला मेथड है मेथड नंबर 4, यूजिंग एक्सेस रिएजेंट। अगर मुझे कोई आधिक्य में दिया है, कोई अभिकारक मुझे आधिक्य में दिया है, तो कैसे होता है, मान लो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास है CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर है, सुक्रोज का ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, टॉपिक लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन, तो जल अपघटन का मतलब है पानी से अभिक्रिया करेगा सुक्रोज, C12H22O11, यही होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज में हमने पानी मिलाया, जरा देखते हैं क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा प्लस फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6, क्लियर है। तो हमारे पास एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन है, हमें ध्यान रखना है। तो जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें ये मिला और ये मिला, बैलेंस है, चेक कर लो। तो ये कार्बन 12 हो गए, हाइड्रोजन 22 और 2 24 हो गए, देख लो, ऑक्सीजन 11 और 1 12 हो गई, बैलेंस हो गया। ये अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं, कौन से माध्यम में कर रहे हैं, H+ यानी एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में दर क्या होती है, R बराबर K,
ठीक है, थोड़ा सा इसमें गैप, ठीक है, R बराबर K इंटू C12H22O11 इंटू H2। एक्चुअल में हमारे पास इसकी दर कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, पर होता क्या है, पानी इतना सारा है, पानी की सांद्रता समय के साथ नहीं बदलती है, तो पानी की जो सांद्रता है वो लगभग क्या रहती है, नियत। पानी की सांद्रता क्या रहती है, नियत या कांस्टेंट। अगर हम क्या कहें, ऐसा समझना, एक टंकी भर के अम्ल, उसमें आपने क्षार डाल दिया, ठीक है, एक टंकी भर के अम्ल में थूक दिया, ठीक है, चलो एक टंकी भर के अम्ल है, उसमें थोड़ा सा एक बूंद क्षार डाल दिया, तो हमारे पास क्या होगा, क्या पूरा अम्ल खत्म हो जाएगा या नगण्य खत्म होगा, नगण्य अम्ल खत्म होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, H2O खूब सारा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास आधिक्य में, तो जो भी आधिक्य में होता है उसकी सांद्रता को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये आधिक्य में है, तो पहले ऐसा लिख लो, यहाँ पे लिख लो एक्सेस में, फिर हम नीचे लिख देंगे कांस्टेंट सांद्रता। तो इसकी सांद्रता हमारे पास क्या हो गई है, नियत। तो एक बात बताओ, ये भी नियत है, ये भी नियत है, नियत यानी समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, तो इसकी और इसकी इसको गुणा करेंगे तो कोई नया नियतांक आएगा k डैश इंटू C12H22O11, यही आएगा। तो हमारे पास कोटि क्या आ गई इसकी, एक, पहले क्या थी, पहले वास्तविकता में तो कोटि 2 थी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद रखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने बोल तो दिया कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर सूडो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें कैसे पता लगेगा। तो जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं वही बस सिलेबस में, उसके बाहर से नहीं। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वही आपको ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी मैं भी करा रहा हूं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज दोनों ही कौन सी है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलो दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, याद जब तक नोट कर लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, अम्लीय माध्यम में हो रहा है, तो हमारे पास एस्टर है, जब एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH, एक एसिड बन गया, प्लस एक अल्कोहल बनेगा C2H5OH, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, CH3CO C2H5OH का C2H5 का जब हम जल अपघटन करेंगे तो CH3COH प्लस C2H5OH बनेगा। तो इसका हम अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, अम्लीय माध्यम में। जब इसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, इस आधिक्य में ये एक्सेस में ऐसा वैसा लिख लेंगे, तो हमारे पास R क्या हो जाएगा, इसका R हमारे पास हो जाएगा R बराबर K इंटू CH3CO C2H5 इंटू H2। H2 की सांद्रता लगभग क्या है, नियत है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी सांद्रता नियत है, जिसकी सांद्रता नियत है, नियत इंटू एक और नियतांक है, तो K डैश आ जाएगा, ये बनेगा CH3CO C2H5। तो हमारे पास ये भी कौन सी हो जाएगी, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ध्यान, इसे भी नोट करो। नाउ नोट कर लिया है तो अब देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक एग्जांपल ध्यान रखना यहीं पे, ये एनसीईआरटी में भी हमारे मेंशन है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, अगर अल्कलाइन मीडियम आ जाए और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम में कैसे करेंगे देखना, CH3CO C2H5
plus NaOH या OH माइनस gives CH3CONa plus C2H5OH। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कब, जब अल्कलाइन माध्यम में, अल्कली माध्यम में करते हैं, तो हमारे पास क्या लिखते हैं, R बराबर K इंटू CH3CO C2H5 इंटू NaOH। तो जब ये क्षारीय माध्यम में करते हैं तो हमारे पास इसकी सांद्रता हम आधिक्य में नहीं लिखते, जैसे वहां हम जल की सांद्रता को आधिक्य में बोल देते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, इसे छद्म प्रथम कोटि की रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षारीय माध्यम में अगर कभी भी आ जाए तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, इस पॉइंट नंबर 4 में हमने ये सीखा कि मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन आ जाए और उस रिएक्शन में हमसे बोला जाए कि एक एक्सेस में है, तो हम उसकी सांद्रता को नगण्य मान लेंगे और इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या मान लेते हैं, प्राथमिक मन से, हम अपने मन से इसे प्राथमिक मान लेंगे। यानी हम लिखेंगे R बराबर के A की घात 2 B की घात 3 पर B आधिक्य में उसकी सांद्रता क्या होगी, नियत। कभी ऐसा आ जाए तो हमारे पास R बराबर क्या हो जाएगा, K A की घात 2, यानी ये आ गई छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसकी सांद्रता बहुत सारा है, एक्सेस में, आधिक्य में, अगर आधिक्य में हुआ तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी सांद्रता इंटू के बराबर नियत आएगा और हमारे पास K डैश लिख देंगे उस नियत का। तो कभी भी हमारे पास एक्सेस में आ जाए तो हम समझ लेंगे प्राथमिक अभिक्रिया, ऐसा हम मान लेंगे। मानने के बाद हम जिसको जो आधिक्य में उसको K से गुणा करके उसकी सांद्रता हम नियत मान के देख लेंगे। तो हमारे पास कोटि क्या आएगी इसकी 2। क्लियर, 4 मेथड हमने देख लिया, 5वां मेथड हम देख लें। ठीक है, 5वां मेथड हमारे पास क्या है, पहला मेथड हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि सांद्रता में क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा K से, K की मात्रक से हम किसी भी कोटि को पहचान सकते हैं। सेकंड इनवर्स आया, हम पहचान लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आएगा, मोलरता प्रति सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, अगर इसके बाद फिर हमें क्या, टेबल वाला हमने पार्ट देखा कि हमारे पास इनिशियल रेट लॉ मेथड, इसमें हमने क्या देखा, शुरुआती दर नियम में हमारे पास सांद्रता दे रखी और दर दे रखी, तो उसमें हमने दर का मान, सांद्रता का मान रख दिया और x और y निकाल लिया था। चौथे में हमने क्या देखा कि कोई आधिक्य में है तो हम क्या मान लेते हैं, उसे प्राथमिक अभिक्रिया। लिख लो इसे भाई, नोट डाल के लिख लो इसे, चौथे पॉइंट के नीचे क्या लिख लेंगे, अगर हमें किसी भी अभिक्रिया में लिखना, नोट डाल के लिखना, किसी भी अभिक्रिया में यदि कोई एक अभिकारक, किसी भी अभिक्रिया में यदि कोई एक अभिकारक आधिक्य में दिया हो तो उस अभिक्रिया को, आधिक्य में दिया हो तो उस अभिक्रिया को प्राथमिक मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS हिंदी में लिख लो इसे, शुरुआती दर नियम के द्वारा। नहीं, यहां पे क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग, अभिक्रिया दर निर्धारण पद। ठीक है, तो दर निर्धारण पद द्वारा क्या लिखोगे, दर निर्धारण पद द्वारा, और ब्रैकेट में लिख लेना आरडीएस। तो दर निर्धारण पद को हम बार बार क्या बोलेंगे, आरडीएस। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट्स है, पहले पॉइंट्स लिख लो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु लिखना, किसी भी जटिल अभिक्रिया में, मैं जटिल अभिक्रिया बता चुका हूं, जटिल अभिक्रिया आपको याद आ जाना चाहिए, 2 या 2 से अधिक किस्में होती है,
पदों में। तो कोई भी जटिल अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां लिखना, किसी भी जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया वास्तविकता में 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। अभिक्रिया वास्तविकता में 2 या 2 से अधिक पदों में होती है, यानी 2 स्टेप्स में, ठीक है, या 2 से ज्यादा स्टेप्स में। दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट, सबसे धीमी अभिक्रिया, सबसे धीमी अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया बोल देते हैं। सबसे धीमी अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु लिखना, सबसे धीमी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर नियम लिखिए, उसे प्राथमिक मानते हैं। सबसे धीमी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर नियम लिखिए, उसे प्राथमिक मानते हुए। लिख लिया तीसरा बिंदु, ठीक है। अगला चौथा बिंदु, यदि अभिक्रिया दर नियम में कोई अभिकारक हो, यदि अभिक्रिया दर नियम में कोई अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो इसी अभिक्रिया दर निर्धारण पद से उत्तर दे देंगे। तो इसी से हम उत्तर दे देंगे, पर अभिक्रिया दर नियम में अगर कोई मध्यवर्ती उत्पाद हो, प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, मोशन का जो YouTube चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट चालू करना, जो कि मुख्य अभिक्रिया में ना हो, जो कि मुख्य अभिक्रिया में ना हो, ब्रैकेट बंद कर दो, तो उसे दूसरी अभिक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। दूसरी अभिक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। कैसे समझना, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें सबसे पहले दिया गया है O3 गैसियस, या लिख दिया 2, और हमारे पास रिएक्शन दे दिए 3O2 गैसियस। ये हमें अभिक्रिया दे दी है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही चल रहा है। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, तो हमारे पास मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्रियाविधि दी हुई है, ये हमारे पास जटिल अभिक्रिया है। कोई भी जटिल अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे, इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है क्वेश्चन ने इसका मैकेनिज्म क्या दिया है, O3 पहले O2 गैसियस प्लस O गैसियस में टूटा। ये हमें यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में फास्ट, ये फास्ट अभिक्रिया है, ठीक है। जब नहीं साम्य हो, साम्य ना हो, तब भी हम इसे साम्य मान लेंगे अगर फास्ट अभिक्रिया है, ठीक है, प्रश्न हल करने के लिए। अब ये O3 गैस प्लस O गैस, ये बना रहा है 2O2 गैस,
ठीक है। तो हमारे पास ये क्या दी हुई है, स्लो रिएक्शन दी। हमें ये ध्यान रखना है कि फास्ट अभिक्रिया या तेज अभिक्रिया हमारे पास साम्य दिया हो या नॉर्मल दिया हो, हम उसे साम्य की तरह मानेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास ये अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि है, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये धीमी है। तो इसके लिए कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि ज्ञात करने का हमारे पास क्या तरीका, ध्यान से सुनना। कोटि ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन समझना है। अब सबसे पहले बिल्कुल स्लोली आराम से समझना, तब समझ में आएगा ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखना, सबसे पहले जो धीमी अभिक्रिया है, धीमी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर नियम लिख लें। अभिक्रिया दर नियम क्या होगा, O3 की घात 1 और O की घात 1, यानी धीमी अभिक्रिया, यानी ये हमारे पास दर निर्धारण पद है और इसे हमने प्राथमिक या एलिमेंट्री मान लिया है नहीं। इसको ऐसे समझना, मान लो आप लखनऊ से, ठीक है, मैं कोटा में हूं, अब मुझे लखनऊ आपकी शादी में आना है, ठीक है, तो मुझे यहां से आपके वहां पे पहुंचना है। तो मेरे पास क्या तरीका होगा, मेरे पास पहला तरीका होगा, मैं अपने घर से सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाऊं। तो यहां से रेलवे स्टेशन जाने में मुझे आधा घंटा लगा, रेलवे स्टेशन से लखनऊ पहुंचने में मुझे करीब करीब मान लेते 18 घंटे लग गए या 20 घंटे लग गए, ठीक है। तो लखनऊ पहुंचने में मुझे इतना टाइम लगा। अब लखनऊ से आपके घर आने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, मान लो आधा घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पद में मैं वहां पहुंचा हूं। पहला पद क्या है, मेरे घर से रेलवे स्टेशन। दूसरा पद क्या है, रेलवे स्टेशन से, कोटा रेलवे स्टेशन से लखनऊ रेलवे स्टेशन, और लखनऊ रेलवे स्टेशन से कहां पे, आपके घर पे। तो 3 पदों में हमने अभिक्रिया करी है। कितने पद में हमने अभिक्रिया करी है, 3 पद में। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों पद में कौन जिम्मेदार है मुझे आपकी शादी में, कि यार मैं समय पे पहुंचूंगा, यानी मैं प्रॉपर खाना खाऊंगा या बचा कुचा खाना खाऊंगा, यानी मैं शादी में एंजॉय करूंगा या लेट पहुंच के बस लास्ट में बचा कुचा जो है वो खाना खाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ट्रेन। तो ट्रेन कितना समय लेती है, ये हमारे लिए अभिक्रिया दर निर्धारण पद है, यानी जो सबसे धीमी अभिक्रिया होती है वो जिम्मेदार है किसके लिए, अभिक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए या अभिक्रिया की दर को बताने के लिए। इसको ऐसे समझ, मैं इसको ऐसे समझना बिल्कुल आराम से। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, पहले मैं यहां से आया, यहां कहां से, मैं यहां पे हूं, यहां से मैं जब यहां आया तो मुझे मान लो 1 मिनट लगा, और जब मैं यहां से यहां आया तो मुझे 10 घंटे लग गए। तो कौन जिम्मेदार है, जो धीमा है, जो धीमा वाले अभिक्रिया है, जो जिसमें मैं स्लो जा रहा हूं, वो जिम्मेदार है किसके लिए, पूरी जर्नी के लिए, पूरी यहां से वहां तक पहुंचने के लिए। तो हमारे पास कोई अभिक्रिया हुई, वो वास्तविकता में ऐसे और ऐसे हुई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अभिक्रिया है। तो वास्तविकता में अभिक्रिया ये तो बहुत तेज हुई है, बहुत धीरे हुई। तो जो धीरे अभिक्रिया हुई है वो जिम्मेदार है हमारे पास किसके लिए, अभिक्रिया की वेग या दर के लिए। तो अभिक्रिया की दर हमें इससे निकालनी है। पर हमारे पास क्या होता है, जो भी हमने दर अभिक्रिया दर नियम में लिखा, ठीक है, ये हमने मान लो वो लिखा, तो अभिक्रिया दर नियम में जो भी लिखा अगर वो मुख्य अभिक्रिया में नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। आप लिख लेना मध्यवर्ती उत्पाद। तो कौन मध्यवर्ती उत्पाद है, ओ जो मेन अभिक्रिया में नहीं हो, ओ मेन अभिक्रिया में नहीं है तो ये मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी किसी भी अभिक्रिया दर नियम में मध्यवर्ती उत्पाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद नहीं होना चाहिए, यानी ओ को हटाना है। अब हटाने के लिए क्या करें, पहले तो ये वाली अभिक्रिया से तो हमने R लिख दिया, अब इस अभिक्रिया से हम K लिखते हैं, किससे, फास्ट, जो भी फास्ट होगी वहां पे साम्य हो चाहे ना हो, से आप फास्ट मान लेंगे तो इसका मान लो K1 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से K1 लिखेंगे। तो K1 कैसे लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता O2 into O
बटे अभिकारक की सांद्रता कितनी लिखेंगे, O3। हाँ है ना, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, तो O का मान हमारे पास कितना आएगा, O का मान हमारे पास आएगा K1 इंटू O3 बटा O2, यही आएगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 से O की सांद्रता का मान 1 में रख देते हैं, जरा रखते हैं, ठीक है। इसे मैं नीचे लिख देता हूं, प्राथमिक या RDS एलिमेंट्री, ठीक है। कैसे करेंगे, अभिक्रिया नंबर 2 से 2 to 1, 2 से 1 में हम रखेंगे, 2 से 1 में रख दो, तो हमारे पास क्या आया, R बराबर K इंटू O3 इंटू O कितना आया, O का मान हमारे पास आया K1 इंटू O3 अपॉन O2, यही आया। तो हमारे पास क्या हो गया, R बराबर क्या आ गया, R बराबर आया K डैश मान लेते हैं, K इंटू K1 क्या हो गया, K डैश O3 का स्क्वायर इंटू O2, नीचे से ऊपर आएगा -1। देयरफॉर ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई, 2 - 1। या चेक भी कर लेना कि क्या दोनों जो हमारे पास अभिकारक हैं अभिक्रिया दर नियम में या अभिक्रिया दर नियम में जो दोनों हैं वो मुख्य अभिक्रिया में है या नहीं है। तो मुख्य अभिक्रिया में O3 भी है O2 भी है, दोनों है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप करें, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और क्वेश्चन खुद करेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जटिल है पर हम करेंगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लीज राइट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। पॉज करें मोबाइल को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैकेनिज्म दिया है, ये स्लो है ये फास्ट है, A2 गिव्स टू A स्लो है, तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम करने के लिए क्या बोलते हैं, R बराबर K इंटू A2। स्लो रिएक्शन के लिए हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, क्या हमारे पास A2 मेन रिएक्शन है, बिल्कुल है, ना कुछ वैल्यू रखने की जरूरत है ना कुछ है, यही आंसर है, आंसर आ गया। क्यों आ गया, वापस से सुनना। हमने क्या किया, हमने सबसे धीमी अभिक्रिया की, सबसे धीमी अभिक्रिया को हम अभिक्रिया दर निर्धारण पद मान लिया, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास ये हो गई। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, R बराबर K इंटू अभिकारक की घात, इसे हम एलिमेंट्री या प्राथमिक मान लेते हैं, तो 1 आ गया, जो इसकी रसमीति होती है वही ऊपर आ गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। वही क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई मध्यवर्ती उत्पाद है ही नहीं। अब मध्यवर्ती उत्पाद है तो क्या होगा जरा देखते हैं। मान लो ये सबसे स्लो, तो सबसे स्लो को हमने क्या मान लिया, RDS, तो ये हमारे पास हो गई RDS, ये रिएक्शन RDS, तो हम इसके लिए लिखेंगे R बराबर K A और B2 की घात 2, इसे हमने क्या मान लिया, प्राथमिक, और हमने इसके लिए R का मान लिख दिया। अब सुना, क्या A मुख्य अभिक्रिया में है, नहीं है, A2 है B2 है पर A नहीं है, यानी ये हमारे पास क्या है, मुख्य अभिक्रिया में जो ना हो वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी ये हमारे पास मध्यवर्ती उत्पाद बीच में आ रहा है। तो मध्यवर्ती उत्पाद को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A का मान देखना पड़ेगा। अब A का मान यहां से लूं या यहां से, अब यहां से A का मान लूंगा तो B भी फालतू में फंस रहा है, तो हम यहां से लेंगे। तो हम फर्स्ट वाली अभिक्रिया से हम क्या लेंगे, इसका नंबर डाल देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख देंगे,
K1 या K डैश इज इक्वल्स टू उत्पाद की सांद्रता की घात 2 बटे 1। अब हम क्या करेंगे, ए का मान डाल देंगे। ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 इंटू A2, ठीक है, की पावर 1/2, K1 इंटू A2 की पावर 1/2, ठीक है। ए का मान ये आ गया, तो ए का मान हम कहाँ डाल देंगे, इस अभिक्रिया में। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं, तो 5 से 4 में मान डालेंगे। फ्रॉम 5 टू इक्वेशन नंबर 4, 5 से 4 में डालेंगे तो आ जाएगा R बराबर K। ए का मान कितना लिखेंगे, K1 की घात 1/2 इंटू A2 की घात 1/2 इंटू B2 की घात 2। हाँ या ना, ये और ये कांस्टेंट है, कोई नया कांस्टेंट बोल दो K डैश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, A2 की घात 1/2 B2 की घात 2। चेक करो A2 और B2 मेन रिएक्शन में है, बिल्कुल है। तो हमारे पास यही इसका आंसर हो गया। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2.5, 2 + 1/2। तो याद रखना, कोटि जो है कुछ भी आ सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक, फ्रैक्शन, अभी मैं बताऊंगा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर में, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, 2NO + Br2, ये मुख्य अभिक्रिया, इसकी क्रिया विधि दी है। तो हमारे पास धीमी अभिक्रिया से सबसे पहले क्या लिखेंगे, R बराबर K, इक्वेशन नंबर 2 से, इंटू NO, जो धीमी अभिक्रिया उसे हमने क्या मान लिया है, RDS, वो हमारे लिए प्राथमिक अभिक्रिया हो गई है। NOBr2, ये NOBr2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास मध्यवर्ती उत्पाद कौन है, NO तो नहीं है, NO मेन रिएक्शन में, NOBr है, NOBr2 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए हम कहां पे देखेंगे, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यू ले आएंगे किसकी, NOBr2 की। तो K डैश इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख सकते हैं, K, K1, K2, K डैश, उत्पाद की सांद्रता NOBr2 बटे NO इंटू Br2, NO इंटू Br2, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। K डैश कितना आ जाएगा, NOBr2 का मान कितना आ जाएगा, NOBr2 इज इक्वल्स टू K डैश इंटू NO इंटू Br2, यही आएगा, K डैश इंटू NO इंटू Br2। अब इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। तो 4 से 3 में NOBr2 का मान रख दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore 4 2 3, 4 से 3 में मान रखने पे हमारे पास आ जाएगा R बराबर K, NO तो है, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, K डैश इंटू NO इंटू इंटू Br2। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू K डबल डैश मान लो NO की पावर 2 इंटू Br2। तो हमारे पास कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई, तीसरी कोटि की अभिक्रिया हो गई। हमारे पास यही आंसर आ गया, दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। चलो अब अगला टॉपिक हम लेते हैं, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, आणविकता एवं कोटि। पुराने जमाने में हम आणविकता बोलते थे, आजकल हम कोटि को ही मेनली देखते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर यानी कोटि एंड मॉलिक्युलरिटी यानी आणविकता, हिंदी में लिख लेना मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। तो मैं उसे समझा देता हूं, ये बीच में हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मेथड और है, वो मेथड मैं लिख देता हूं। चलो पहले उस मेथड को लिख देता हूं, ठीक है। उस मेथड को मैं पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं।
हमारे पास ये पांचवा पॉइंट था। छठा, ये मेथड मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, सिर्फ लिख रहा हूं। यूजिंग हाफ लाइफ, अर्धायु के द्वारा। अभी हमें पता ही नहीं अर्धायु क्या है, तो अर्धायु यानी टी हाफ, तो इसका फॉर्मूला है टी हाफ, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ देना। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन सी नॉट 2 अपॉन सी नॉट 1 की पावर n माइनस 1। यहां से हम कोटि निकाल सकते हैं, कैसे ये मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं nth कोटि बता दूंगा उस समय अपने आप में क्वेश्चन करा दूंगा, तुम्हें चिंता रखने की बात नहीं है। तो ये पांचवा मेथड, छठा मेथड। तो हमने 6 तरीके देख लिए हम कैसे कोटि ज्ञात कर सकते हैं। आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ के क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहां तक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। जो कोटि है, सबसे पहले यहीं पे टॉपिक डाल देते हैं ऑर्डर। याद रखना ऑर्डर केवल और केवल प्रयोग से आता है, ओनली बाय, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय एन एक्सपेरिमेंटल मैथड। आप लिख लें, केवल और केवल प्रयोग से कोटि पता कर सकते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया है तब भी वो उस समय बाय चांस कोटि जो है किसके बराबर हो जाती है, रससमीकरण मिति। पर अगर तुमसे कोई बोले कोटि कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो कोटि केवल और केवल प्रयोग से ज्ञात की जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटि लिख लो नीचे अगले बिंदु में, कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न में कैसी भी हो सकती है, ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास कैसी भी हो सकती है, तो कोटि कैसे भी आ सकती है। क्लियर है। कोटि आती कैसे, तीसरा बिंदु, अभिक्रिया दर नियम की घात से ही हमें कोटि ज्ञात होती है। तो अभिक्रिया दर नियम की जो घात होती है उसी को हम कोटि कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बात आती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी अगला हमारे पास टॉपिक है। तो मॉलिक्यूलरिटी और कोटि में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी आणविकता में लिखना, किसी समय कितने अणुओं के मध्य टक्कर हो रही है उसे हम आणविकता कहते हैं। किसी समय कितने अणुओं के मध्य टक्कर हो रही है उसे हम आणविकता कहते हैं। और 3 अणु से ज्यादा एक साथ टकराने के चांसेस क्या है, बहुत कम। 3 से अधिक अणु एक साथ एक ही समय में टकराए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। इसलिए हमेशा आणविकता 3 या 3 से कम होती है। आणविकता हमेशा 3 या 3 से कम होती है। अगला लिखना, अभी मैंने कोटि किसी भी प्रकार से समझाया नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली मैंने बताया है, ठीक है। गणितीय रूप से तो मैंने बता दिया, समझाऊंगा कब, मैं जब प्रथम कोटि पढ़ा दूंगा उसके बाद समझ में आएगा कोटि वास्तविकता में है, ठीक है। तो आणविकता के बाद इसमें अगला पॉइंट लिखना, आणविकता हमेशा 1, 2 या 3 हो सकती है, यानी होल नंबर, ठीक है। आणविकता हमेशा 1, 2 या 3 हो सकती है। ये ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होती। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमने लिया 2a + b gives c। अगर यहां एलिमेंट्री दिया हो तो हम इस केस के लिए आणविकता क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलरिटी जो है यहाँ पे, जैसे हम कोटि में बोलते हैं, अगर प्राथमिक अभिक्रिया है तो रससमीकरण मिति को जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 3 आ जाएगी। समझ में आया। तो आणविकता हम इसकी 3 बोलते हैं। पर यूं मत समझना, कोटि भी 3 आ रहा है पर इन दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है, बाई चांस दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया की जो रससमीकरण मिति का जोड़ है वो कोटि। क्लियर हो गया मेरी बात, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम चालू करते हैं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन।
शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले से पता है कोटि क्या है, शून्य कोटि। तो शून्य कोटि के लिए अब हम जरा डेरिवेशन देखते हैं। जीरो कोटि की अभिक्रिया, मान लो हमारे पास ए गैसियस से उत्पाद बन रहा है बी गैसियस, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम t बराबर 0 पे इसकी सांद्रता हम C0 मान लेते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच का संबंध देखने जा रहे हैं। तो शुरू में C0 मान लो या A मोल्स मान लो, C0 सांद्रता या A मोल्स मान लो, B 0 है, ठीक है। t बराबर t समय पर कुछ देर बाद इसकी सांद्रता घट के कितनी हो जाएगी, Ct सांद्रता हो जाएगी, या मोल्स कितने हो जाएंगे, A माइनस एक्स मोल्स हो जाएंगे, कुछ देर में घट के इतने रह जाएंगे। अच्छा B कितना बना, जितना A चला गया, A कितना गया, C0 माइनस Ct, क्योंकि एक मोल इसका जाता है तो एक मोल इसका बनता है, तो C0 माइनस Ct, जितना A चला गया इतना था, इतना बच गया, इतना B बन गया, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सबसे पहले अभिक्रिया दर नियम लिखेंगे। तो हमारे पास है R, सबसे पहले R, तो अभिक्रिया दर नियम हमारे पास क्या होता है, R बराबर K इंटू A की घात कोटि क्या है, पहले से पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और अभिक्रिया का दूसरा नियम इंटीग्रेटेड रेट लो, R के दो फॉर्मूले पढ़े थे, पहला फॉर्मूला, दूसरा क्या था, -1/1, ये 1 है, ठीक है, dA/dt, क्लियर है। तो हमें ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। R को मैं अभी आगे जाके डिफाइन कर दूंगा। तो हमारे पास क्या हुआ, पहले सब लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर है, फिर समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। -dA/dt इज इक्वल्स टू K। तो हमारे पास क्या हुआ, हम इसे कैसे लिख देंगे, -dA, dt को इधर ले आएंगे, इज इक्वल्स टू K dt। अच्छा, एक ही सांद्रता कहां से कहां परिवर्तित हो रही है, C0 से Ct, और समय 0 से t, तो एक ही सांद्रता C0 से Ct परिवर्तित हो रही है, और समय कहां से कहां, K तो नियत है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, 0 से t, ठीक। आपको क्या दिख रहा है, -dA। अच्छा, माइनस ऑफ dA की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, A, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन करने के बाद A आ जाएगा। अपर लिमिट, माइनस साइन तो पहले से बाहर है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। हमारे पास K, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, T, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन हम क्या देखते हैं, x, ठीक है। फिजिक्स में आपने देखा है 0 से, थोड़ा सा 0 से t, क्लियर हो गया। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो हमारे पास क्या आएगा, यहां आ जाएगा माइनस Ct माइनस C0 इज इक्वल्स टू K t माइनस 0, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, t माइनस 0, Ct माइनस C0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, C0 माइनस Ct बराबर Kt, हमारे पास क्या आएगा, C0 माइनस Ct बराबर Kt। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का सांद्रता और समय के मध्य का फॉर्मूला आ गया। C0 क्या है, शुरुआती सांद्रता, Ct क्या है, कुछ देर बाद t समय के बाद की सांद्रता, K क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, t क्या है, समय, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमें याद रखना। अच्छा, a के मान में भी चाहे तो लिख सकते हैं, C0 की जगह a लिख देंगे, Ct की जगह a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K। अगर आपको ज्यादा डर लगे तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड में आ सकता है, बाकी यूं कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं, आप ये फॉर्मूला भी याद कर लोगे, कहानी पूरी है, ठीक है। x बराबर Kt। अच्छा, एंड दर, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, K इंटू
ए की घात क्या है 0, तो किसी की भी घात 0 क्या है 1, आर बराबर के, आर बराबर के यानी आर बराबर के क्या है कांस्टेंट है, यानी अभिक्रिया की दर समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, आर बराबर के, दर के बराबर है। क्लियर? तो दो फॉर्मूले हो गए। वापस एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या किया। सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अभिकारक से उत्पाद बना, ए से बी बना, ठीक है। इसकी हमने शुरू में सांद्रता C0 मान ली, C0 सांद्रता, इसकी सांद्रता हमने C3 सांद्रता मान ली, इसके मोल्स हमने A मोल्स मान लिए, इसके मोल्स A माइनस x मोल्स मान लिए। जितना A चला जाएगा उतना B बनेगा, एक मोल A का जाएगा, एक मोल B बनेगा, तो C0 माइनस Ct बना B। शुरू में कितना था 0, R बराबर के A की घात क्या आएगा 0। कौन सा फॉर्मूला लगाया, अभिक्रिया दर नियम। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेटेड रेट, तो दोनों को हमने लिख दिया। K इज इक्वल टू माइनस डीए बाई dt, dt को इधर ले गए, ये आ गया, माइनस डीए इधर लिख दिया। A में परिवर्तन कहां से कहां तक हुआ, C0 से Ct, C0 से Ct। dt कहां से कहां तक, 0 से T, 0 से T। इंटीग्रेट किया, dA का इंटीग्रेशन क्या आया, a माइनस वैसा का वैसा लिख दिया, C0 और Ct। अपर लिमिट लोअर लिमिट, K dt का इंटीग्रेशन T, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अब मान डाल दिया, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो ये आ गया K T माइनस 0, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, माइनस से गुणा किया, C0 माइनस Ct बराबर KT। तो C0 की जगह हम A की टर्म में अगर लिखना चाहें तो A, Ct की जगह A माइनस x, इससे x बराबर KT आ गया। R बराबर हमारे पास क्या है, K कांस्टेंट के बराबर है, R हमने लिख दिया। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने में, ये आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बोर्ड के हिसाब से जरूरत पड़ सकती है। अब हमारे पास इसके बाद अर्धायु, इसमें पढ़ते हैं क्या है, नेक्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, अर्धायु का मतलब क्या है, अर्धायु का मतलब समझना, फुल लाइफ का आधा, फुल लाइफ का आधा नहीं होता, यहां हो जाएगा पर हर जगह ये नहीं है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन सुनना, जब अभिकारक, लिख दो इसको, जब अभिकारक शुरुआती सांद्रता के आधी सांद्रता पे पहुंच जाए तो उसमें लगने वाला समय, जब अभिकारक की सांद्रता C0 से C0 बाय 2 हो जाए, यानी जितनी थी उससे आधी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धायु। इसे हम T50% भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर पूरे टाइम का आधा कर दो, नहीं, गलत गलत। इसमें बाई चांस वो फॉर्मूला लग जाएगा पर प्रथम कोटि में फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अर्धायु का मतलब है जब अभिकारक आधा हो गया। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, C0 माइनस Ct बराबर KT, फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है। when जब टाइम T हाफ के बराबर हो जाए, यानी जब अर्धायु पूरी आधा समय निकल गया, इसका मतलब अभिकारक कितना हो गया, सांद्रता हमारे पास ऐसे लिख देते हैं, सांद्रता इज इक्वल्स टू, सांद्रता Ct इज इक्वल्स टू C0 बाय 2, सांद्रता आधी हो गई। तो Ct का मान कितना लिख देंगे, देयरफॉर हमारे पास आएगा C0, Ct कितना हो जाएगा C0 बाय 2, यानी ये सांद्रता तो निश्चित है, T समय, वो समय मान लिया जब आधा हो गया, कौन, अभिकारक, तो इनिशियल C0 था, C0 बटे 2 हो गया, ठीक है, C0 बटे 2 हो गया। और समय हमारे पास कितना है, अच्छा फॉर्मूले में लिखना है, सॉरी, C0 माइनस C0 बाय 2 इज इक्वल्स टू KT हाफ, या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्धायु T हाफ इज इक्वल्स टू, ये C0 बाय 2 आ जाएगा, K नीचे आ जाएगा, यानी C0 बाय 2K, ये हमारे पास आ जाएगा। अर्धायु की मान हमें याद रखनी है। इसके बाद पूर्ण आयु हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पूर्ण आयु का मतलब है जब अभिकारक पूरा खत्म हो जाए, जब अभिकारक पूरा खत्म हो जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, फुल लाइफ ऑफ द रिएक्शन, पूर्ण आयु। तो T 100% और T फुल लाइफ, पूर्ण आयु हमारे पास क्या है, जब अभिक्रिया पूरी खत्म हो जाए,
यानी therefore ct बराबर क्या बचेगा 0। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा t 100%। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे c नॉट माइनस सी टी बराबर के टी। हमारे पास c नॉट माइनस सी टी क्या है 0, k इंटू टी 100%। तो हमारे पास क्या आ जाएगा t 100% इज इक्वल टू c नॉट बटा k। ये हमारे पास आ जाएगी पूर्ण आयु। हमेशा याद रखना केवल जीरो ऑर्डर में हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्धायु को दुगना कर दें तो पूर्ण आयु आ जाएगा। प्रथम कोटि में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसे मैं आगे जाके समझाने वाला हूं, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद ग्राफ बना देते हैं, शून्य कोटि के हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो फॉर्मूला देखा, आर नियत होता है, अर्धायु देख ली, पूर्ण आयु देख ली, ठीक है। ये आपको बस फॉर्मूले याद रखने, बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ग्राफ देखते हैं, आर वर्सेस टी। क्या समय के साथ दर में परिवर्तन हुआ है या दर निश्चित है? जरा चेक करो, दर निश्चित है क्या? बिल्कुल है। तो आर वर्सेस टी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, आर वर्सेस टी का हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास दर क्या है? निश्चित है। तो दर निश्चित है, शुरू से लेके एंड तक दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दर कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है आर वर्सेस टी का। बाकी ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, सी टी वर्सेस टी। देखो सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना। सी टी को इधर ले आते हैं, ठीक है, सी नॉट उधर गया, अब माइनस के टी, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस सी। हुआ क्या, सी नॉट उधर गया तो माइनस में था, ये भी माइनस में था, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस और ये माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया y, ये y एक्सिस पे है, ये y एक्स पे, ये m स्लोप आ गया, ढाल आ गई, ये x हो गया, ये c हो गया। y बराबर एम एक्स प्लस सी का अगर हम ग्राफ देखें, यानी हम ग्राफ किस में देख रहे हैं? सी टी वर्सेस टी में हम ग्राफ देख रहे हैं। सी टी वर्सेस टी में ग्राफ देख रहे हैं, तो ढाल कितनी है? नेगेटिव है, तो हमारे पास नेगेटिव ढाल। तो शुरू में अगर इसको देखें तो t बराबर जब जीरो कर देंगे, जब t बराबर हमारे पास जीरो होगा, समय जब हम जीरो कह रहे हैं, तो शुरू में सांद्रता कितनी है? c नॉट। धीरे धीरे लीनियरली, मतलब समय के साथ निश्चित दर से सांद्रता कम होगी, दिख भी रहा है सांद्रता कम हो रही है निश्चित दर से, क्योंकि दर निश्चित है। r बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? r बराबर k, हम लिखते हैं r बराबर k, और k क्या है? कांस्टेंट है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो ct इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। नेक्स्ट थर्ड, टी हाफ वर्सेस सी नॉट। तो क्या अर्धायु का फॉर्मूला हमें याद है? बिल्कुल याद है। अर्धायु टी हाफ बराबर सी नॉट बाय 2k, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ किसके समानुपाती है? सी नॉट के, या यूं भी कह सकते हैं 1/2k इंटू सी नॉट। तो हमारे पास क्या है? ये y एक्सिस पे y बराबर m और x, यही है y बराबर mx। तो हमारे पास कहानी क्या है? t हाफ बराबर 1/2k इंटू सी नॉट, तो y बराबर mx है। तो t हाफ किसके प्रोपोर्शनल है? सी नॉट के। t हाफ सी नॉट के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करें बताओ भाई? तो ये t हाफ, ये सी नॉट, टी हाफ सी नॉट के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे सी नॉट बढ़ेगा टी हाफ भी बढ़ता जाएगा, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो हमारे पास समय भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अर्धायु भी बढ़ती जाएगी सांद्रता के साथ साथ, ये हमें ध्यान रखना। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए, तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021
1800212799. I am repeating it again, 1800212799. Thank you.